हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन यानी एल्कीन बनाने की विधियां पढ़ेंगे। लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था एल्कीन का नामकरण करना। ठीक है, तो लेट हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि एल्कीन क्या होती है। एल्कीन का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। और ऐसे एल्केन मतलब ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन पाया जाता है और साथ ही साथ कार्बन और कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, और डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। ठीक है, तो एल्कीन के अंदर क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड, अगर हमें डबल बॉन्ड बनाना है, एल्कीन का निर्माण करना है, तो डबल बॉन्ड हम कैसे बना सकते हैं। या तो हम सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल डबल बॉन्ड में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि सिंगल बॉन्ड से हम डबल बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि दो सिंगल बॉन्ड टूटेंगे और एक डबल बॉन्ड बनेगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा। इन दोनों का उपयोग करते ही हम डबल बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार जो हमारी एल्कीन होती है उन्हें बनाने की दो विधियां होती है। हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। तो एल्कीनों का निर्माण मुख्य रूप से दो प्रकार की अभिक्रियाओं द्वारा होता है। संतृप्त यौगिकों की विलोपन अभिक्रिया और दूसरा है एल्काइनों की योगात्मक अभिक्रियाओं द्वारा। यानी कि ये जो संतृप्त यौगिकों की विलोपन अभिक्रिया, इसके अंदर यानी इसके अंदर क्या होगा, दो सिंगल बॉन्ड मिलकर एक डबल बॉन्ड का निर्माण करेंगे। यानी यहाँ पर एल्केन से एल्कीन का निर्माण होगा। संतृप्त यौगिकों की विलोपन अभिक्रिया के अंदर हम क्या करेंगे, एल्केन लेंगे, चाहे वो हेलो एल्केन ले लो या साइक्लो एल्केन ले लो, उससे हम क्या बनाएंगे, एल्कीन का निर्माण। नॉर्मली सरल भाषा में कहो तो इससे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो इसमें एकल बंध को द्विबंध में परिवर्तित किया जाता है। यही कहा है कि इसमें जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। अर्थात दो सिग्मा बंध टूटता है और एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। जब दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो क्या तब जब दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो एक पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एंड जो सेकंड है वो क्या कह रही है, एल्काइनों का योगात्मक अभिक्रियाओं द्वारा। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, जो हमारी एल्काइन होती है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड से हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो इसमें त्रिबंध में के एक पाई बॉन्ड को संतृप्त करके एल्कीन प्राप्त की जाती है। संतृप्त करके क्या, अर्थात एल्काइंस में उपस्थित एक पाई बॉन्ड क्या टूटता है और दो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। हमें पता है जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और एक पाई बॉन्ड को बनाने के लिए हमें कितने सिग्मा बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, दो सिग्मा बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों विधियों से हम क्या, इन दोनों का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, एल्कीनों का निर्माण करेंगे। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन देखते हैं। हमारी जो पहली रिएक्शन है वो है एल्कीन हैलाइडों के विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जब किसी एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड मतलब एक प्रकार का एल्केन हुआ, तो फॉर एग्जांपल आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड को सांद्र एल्कोहलिक KOH के साथ जब गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, प्रोपेन प्राप्त होती है। देखो ये कौन सी रिएक्शन है, संतृप्त हाइड्रोजनीकरण वाले। यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सिंगल बॉन्ड, जब इसके अंदर दो सिंगल बॉन्ड टूटेंगे और क्या होगा, एक पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो यही कह रहा है कि जब किसी एल्किल हैलाइड ले लो, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, जैसे एग्जांपल के थ्रू में ले लिया कि आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड ले लिया, को हम सांद्र एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, प्रोपीन मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो इसके अंदर हमें पता है कि दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो इसमें कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड तो इस कार्बन के पास ये जो हाइड्रोजन है उसका टूटेगा, और एक बॉन्ड ये जो ब्रोमीन वाला है वो टूटेगा। यहाँ वाला बॉन्ड और यहाँ वाला बॉन्ड टूटकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। अब देखो ये अल्फा बीटा क्या है ये मैं बताती हूँ। जैसे मान लो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन के पास वाले, जस्ट पास वाले जो कार्बन होते हैं उन्हें हम बीटा कार्बन कहते हैं। और जो बीटा कार्बन होता है उससे जुड़े हुए जो भी हाइड्रोजन होते हैं वो बीटा हाइड्रोजन कहलाती है, और जो अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन होती है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाती है। तो इस रिएक्शन के अंदर एक तो बीटा हाइड्रोजन जाएगी और एक ब्रोमीन,
यानी इन दोनों के जो सिंगल बॉन्ड है वो टूटेंगे और एक डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो इस रिएक्शन में देखो यहाँ पर क्या हुआ कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी यहाँ से एक बॉन्ड टूटा है हाइड्रोजन का और एक ब्रोमीन का टूटेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जो KOH है उसके अंदर K प्लस के अंदर टूटेगा और OH क्या होगा माइनस के अंदर टूटेगा। तो ये जो OH है वो इस हाइड्रोजन को लेकर H2O का निर्माण कर लेगा और ये जो K है वो इस Br से रिएक्शन करके KBr का निर्माण कर लेगा। एक बार अगर समझ नहीं आई तो मैं इसको पूरी रिएक्शन को खोल के आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लो ये CH3 है डबल बॉन्ड CH, यहाँ है Br, ये सिंगल बॉन्ड है। यहाँ से मान लो जैसे एक बार दो हाइड्रोजन मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसके अंदर ये क्या है बीटा हाइड्रोजन है और ये क्या है सॉरी ये बीटा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा हाइड्रोजन है। तो इसके अंदर एक तो ये बॉन्ड टूटेगा और एक बॉन्ड ये टूटेगा, दोनों बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। अब जैसे K प्लस के अंदर टूटा है और OH माइनस के अंदर टूटा है तो इसके अंदर हमें पता है कि दो सिग्मा बॉन्ड टूटता है और एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो एक जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या होगा Br क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि यहाँ से जब वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पर जब Br निकलेगा तो ये Br माइनस के रूप में निकलेगा और ये Br K प्लस के साथ रिएक्शन करेगा और ये क्या होगा KBr का निर्माण कर लेगा। साथ ही साथ जो ये जो OH माइनस है वो माइनस के अंदर टूटा है और जो हाइड्रोजन होता है वो उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम होती है, इसलिए ये जो हाइड्रोजन जब यहाँ से रिलीज होगा तो H प्लस के रूप में होगा और ये प्लस इसके साथ रिएक्शन करके H2O का निर्माण कर लेंगे। अब जब ये बॉन्ड टूटा है ये बॉन्ड टूटा है तो इसका ये का इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। डबल बॉन्ड CH2 ये हमारी क्या बन गई प्रोपीन बन गई, यही रिएक्शन थी। ठीक है, तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि इस अभिक्रिया में दो समीपवर्ती परमाणुओं से हाइड्रोजन व ब्रोमीन परमाणुओं का विलोपन हुआ है। दो समीपवर्ती परमाणुओं से हाइड्रोजन और ब्रोमीन परमाणु का विलोपन हुआ है, अतः इस अभिक्रिया को 1-2 विलोपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर हमेशा चाहे आप प्रोपीन मतलब कितनी भी हम बड़ी कार्बन श्रृंखला लेंगे तो जहाँ पर जो हैलाइड ग्रुप जुड़ा होगा उससे निकटवर्ती कार्बन से ही हम क्या करेंगे हाइड्रोजन निकालेंगे, यानी कि बीटा हाइड्रोजन उसके निकट वाले कार्बन की हाइड्रोजन ही निकलेगी। तो यहाँ पर अगर 1 होगा तो यहाँ 2 होगा, तो हमेशा यहाँ 1-2 विलोपन ही होगा, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं 1-2 विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। वह कार्बन जिस पर हैलाइड आयन जुड़ा हुआ रहता है वह अल्फा कार्बन कहलाता है, यानी कि वह कार्बन जिस पर हैलाइड आयन जुड़ा हुआ रहता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है तथा उसका समीपवर्ती कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। और बीटा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं वो बीटा हाइड्रोजन्स कहलाते हैं। इस प्रकार उपरोक्त प्रक्रिया की अभिक्रिया में हैलोजन परमाणु के साथ साथ बीटा हाइड्रोजन परमाणु का भी विलोपन होता है, अतः इसे बीटा विलोपन भी कहा जाता है। इस लाइन का समझ आया कि यहाँ क्या हो रहा है कि हैलोजन अणु का तो विलोपन हो ही रहा है, हैलोजन अणु तो यहाँ इस ग्रुप से निकल ही रहा है, साथ ही साथ बीटा हाइड्रोजन का भी विलोपन हो रहा है, इसलिए इसे बीटा विलोपन भी कहा जाता है। इस रिएक्शन को 1-2 विलोपन भी इस रिएक्शन को कहा जाता है, यानी कि अलग अलग रिएक्शन के थ्रू हम क्या कर देते हैं जिस प्रकार रिएक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम भी लिख देते हैं। तो यहाँ इससे 1-2 विलोपन भी कहा जा सकता है, बीटा विलोपन भी कहा जा सकता है और इसका खुद का नाम तो है ही कि एल्किल हैलाइडों के हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ आई होगी। अब हम दूसरी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। दूसरी रिएक्शन क्या है कि अल्कोहल का निर्जलीकरण। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि जो अल्कोहल का निर्जलीकरण, यानी यहाँ पे जो H और OH दोनों क्या निकल जाएंगे, यहाँ पे जो OH ग्रुप होगा वो क्या होगा जो भी ग्रुप होगा उससे निकलकर डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। एक लाइन रह गई थी कि इस अभिक्रिया में सर्जफ नियम का पालन होता है। ये जो हमने पहले रिएक्शन पढ़ी थी उसके अंदर सर्जफ नियम का पालन होता है, यानी ये रिएक्शन सर्जफ नियम के थ्रू होती है। तो सर्जफ नियम क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अल्कोहल का निर्जलीकरण पढ़ते हैं। जब किसी अल्कोहल को निर्जलीकारक अभिकर्मक जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, निर्जल ZnCl2, सांद्र H3PO4, एल्यूमिना और
P2O5 आदि के साथ गर्म किया जाता है तो अल्कोहल में से हाइड्रोक्सी समूह निकटवर्ती कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु को लेकर जल के रूप में विलोपित हो जाता है। निर्जलीकरण का मतलब ही होता है कि जल का निकलना। तो यहाँ क्या होगा, जो अल्कोहल होगा उसके अंदर जो OH ग्रुप होगा और साथ ही साथ उस कार्बन से, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ उससे निकटवर्ती जो कार्बन होगा ना, उससे हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, उसके हाइड्रोजन को OH ग्रुप लेकर निकल जाएगा और H2O का निर्माण होगा। और ये जो रिएक्शन है वो इन सब की प्रेजेंस में कराई जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि जैसे मान लो ये हमारा अल्कोहल है, इस अल्कोहल के अंदर ये जो OH ग्रुप है और ये जो इसके निकटवर्ती कार्बन की जो हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में मतलब यहाँ से ये दोनों आपस में निकल जाएंगे नहीं इसके अंदर। और प्रेजेंस अगर हम ZnCl2 ले लो, चाहे H3PO4 ले लो, Al2Cl3 ले लो, इसकी उपस्थिति में जब हम इनको गर्म करेंगे तो ये इसका निर्जलीकरण हो जाएगा और हमें क्या मिलेगी, एल्कीन प्राप्त होगी, साथ ही साथ जल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। अब हम एक इसके और भी एग्जांपल देखते हो, अगर आप थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है तो और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मान लो ये हमारा एथिल अल्कोहल है। अब एथिल अल्कोहल के अंदर ये OH और ये हाइड्रोजन रिलीज होगा जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से ये H2O क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, यानी कि जल का क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा और एथिल ग्रुप एथीन हमें प्राप्त होगी। तीसरा एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो ये हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल है, क्योंकि ये बेंजीन है, इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर पर कराएंगे तो हमें यहाँ से ये जो OH निकल जाएगा और यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, वो ये OH लेकर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारा कार्बन है, इससे 3 मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक क्या है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन भी निकल सकती है और इस कार्बन की ये हाइड्रोजन भी निकल सकती है, क्योंकि ये अल्फा है तो ये बीटा है और ये भी बीटा है, ये बीटा हाइड्रोजन, यानी ये जो OH है ये अपने निकटवर्ती कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा। तो मान लो हम इस हाइड्रोजन को निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि CH3 डबल कार्बन के साथ एक और मैथिल ग्रुप जुड़ा और डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या होगा, H2O निकल गया। ये बना है 2 मैथिल प्रोपिन। 2 मैथिल प्रोपिन क्यों जुड़ा, कि इसका नामकरण देखो 1 2 3, तो 2 नंबर पर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2 मैथिल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन और डबल बॉन्ड है तो ईन लग गया। ये 85% प्राप्त होता है इस रिएक्शन के अंदर। IUPAC नामकरण मैंने कल आपको समझा दिया था। अब हम तीसरी रिएक्शन पढ़ते हैं। तीसरी रिएक्शन क्या है, डाई हेलोएल्केन के विहेलोजनीकरण द्वारा। अब देखो इसमें क्या हो, ये इसके अंदर 2 एग्जाम्पल है। एक है जैम डाई हेलोएल्केन। जैम डाई हेलोएल्केन क्या होता है, एक ऐसे हेलोएल्केन तो आपको पता ही है क्या होता है, कि ऐसे एल्केन जिसके अंदर हेलोजन परमाणु जुड़े हुए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, वो क्या होता है, हेलोएल्केन। और डाई मतलब ऐसे एल्केन जिसके अंदर 2 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हो तो वो क्या होता है, डाई हेलोएल्केन कहते हैं। और विहेलोजनीकरण, उनका हेलोजन का क्या है, निष्कासन हो रहा है, उस रिएक्शन के अंदर हेलोजन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, इसलिए इसे विहेलोजनीकरण कहेंगे। अब जैम डाई हेलोएल्केन क्या होता है, ऐसा एल्केन जिसके अंदर जो हमारा कार्बन परमाणु होगा उस एक कार्बन से ही अगर दोनों हेलोजन परमाणु एक कार्बन से जुड़े हुए हो तो उसे क्या कहते हैं, जैम डाई हेलोएल्केन कहते हैं। इसमें देखो, इसमें दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है। डाई है मतलब 2 हेलोजन है, मतलब जो हेलो है, फ्लोरीन क्लोरीन कुछ भी हो सकते हैं, और 2 हेलोजन ग्रुप होंगे वो एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए होते हैं। ये जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके उच्च एल्कीन बनाते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में जैम डाई हैलाइड के 2 अणु काम में आते हैं। यानी ये रिएक्शन हम क्या करेंगे कि ऐसे जैम डाई हैलाइड लेंगे, हेलो एल्केन लेंगे, उनकी अभिक्रिया हम जिंक चूर्ण के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे, उच्च एल्कीन प्राप्त होंगे। और ये रिएक्शन कराने के लिए हम जैम डाई हेलो एल्केन की क्या लेंगे, 2 अणु लेंगे। तो देखो एग्जाम्पल देखो इसका, कि यहाँ पे है कि यह है जैम डाई हेलो एल्केन है और ये भी जैम डाई हेलो एल्केन है, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, जिंक चूर्ण के साथ करा रहे हैं, क्योंकि ये Zn है, ये
चूर्ण के रूप में लेंगे। इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे तो ये जो Zn है इस पर क्या होता है, +2 चार्ज होता है। जिंक पर क्या होता है, +2 चार्ज होता है, हमें पता है। और ब्रोमीन पर, एक ब्रोमीन अणु पर -1 होता है। तो एक Zn होगा वो 2 ब्रोमीन अणुओं को लेकर जाएगा। तो यहाँ 2 Zn अणु है तो ये 2 ब्रोमीन, यानी कि इस पर टोटल जो चार्ज होगा, एक Zn पर +2 है तो 2 Zn पर क्या हो जाएगा, +4। और यहाँ एक ब्रोमीन पर -1 है तो यहाँ -2 और यहाँ -2 और यहाँ होगा +4। तो ये जो पूरा ग्रुप है ये यहाँ से जो हमारे जैम डाई हेलोएल्केन है उससे ब्रोमीन क्या हो जाएगी, निष्कासन हो जाएगा, यानी कि उसका वी हेलोजनीकरण हो जाएगा और ZnBr2 का निर्माण हो जाएगा। साथ ही साथ हमें क्या प्राप्त होंगे, उच्च एल्केन प्राप्त होंगे। उच्च एल्केन क्यों का उच्च एल्कीन प्राप्त होंगे। ठीक है, अभी ये दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो एथिल, इसका नाम है कि एथिलीडीन ब्रोमाइड के 2 अणु, ये एथिलीडीन है, इसके एथिलीडीन ब्रोमाइड है, इसके 2 अणु हैं। इसकी रिएक्शन हम जिंक चूर्ण के साथ करा रहे हैं तो हमें 2 ब्यूटेन प्राप्त होगी और ये जो ZnBr2 निकल जाएगा, इसके 2 अणु बाहर निकल जाएंगे। ये पहली रिएक्शन होगी जैम डाईहेलोएल्केन। जब हम जैम डाईहेलोएल्केन लेंगे, अब हम लेंगे मुलाब या निकटवर्ती डाईहेलोएल्केन। ऐसे हेलोएल्केन जिसके अंदर जो हेलोजन परमाणु होंगे वो दोनों का पास वाले कार्बन परमाणु के पास जुड़े हुए होंगे। वह यौगिक जिसमें दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु से बंधित होते हैं मुलाब डाईहेलोएल्केन कहलाते हैं। यह भी जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्कीन बनाते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो मुलाब डाईहेलोएल्केन क्या होता है। तो मुलाब डाईहेलोएल्केन क्या होता है, अभी परिभाषा में पढ़ा था कि ऐसे एलोएल्केन जिसके अंदर जो हेलोजन परमाणु होते हैं वो पास वाले कार्बन परमाणुओं से अटैच होते हैं, उनसे जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें हम मुलाब डाईहेलोएल्केन कहते हैं। और जैम डाईहेलोएल्केन किसे कहते हैं, वह हेलोएल्केन जिसके अंदर दोनों हेलोजन ग्रुप क्या होता है, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उन्हें हम जैम डाईहेलोएल्केन कहते हैं। तो ये सब हमने 12th के अंदर भी पढ़ा था और अगर आपको नहीं पता था तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता चल गया, तो इसे याद रखना। तो मुलाब डाईहेलोएल्केन के अंदर ये जो हेलोजन परमाणु है ये जिंक इन दोनों हेलोजन परमाणु के साथ रिएक्शन करेगा और ZnH2 का निर्माण कर लेगा, साथ ही साथ हमें एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 कार्बन है, तो मान लो 1 2 3 इसका नामकरण किया तो 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन पर क्या हुआ, ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो और 2 ब्रोमीन है तो डाई, तो 1 2 डाई ब्रोमो और 3 कार्बन है तो प्रोपेन आ गया। ये जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे और ZnBr2 का निर्माण करेंगे और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगी, प्रोपीन मिलेगी। तो आज हमने प्रोपीन यानी कि एल्कीन बनाने की बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी है, लगभग 3-4 रिएक्शन पढ़ी है। तो अगर आपको ये सारी रिएक्शन पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिले। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।